एक फीमेल की ब्रेस्ट साइज क्या एक्सपेक्टेड होती है? बट्स अच्छे नहीं है और ब्रेस्ट बड़े हो गए तो आपका डायरेक्टली ध्यान सबका ब्रेस्ट पे ही जाएगा और वो डिफॉर्म लगेगा, अच्छा दिखेगा भी नहीं। पार्टनर लेके आता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि सर मेरे को ऐसे ब्रेस्ट चाहिए। और ब्रेस्ट सर्जरी के बाद में आपका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो स्पाइन का बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। बिगर ब्रेस्ट के आपके ब्रेस्ट ज़्यादा हो गए तो स्पाइन हमेशा उसको वो फीमेल लीन होके चलेगी आगे, क्योंकि वो वेट कैरी नहीं कर सकता। राइट। हेयरफॉल के 3 मेन कारण बताइए। शैम्पू का काम सिर्फ उसको धोना है, यानी इट इज़ डिटर्जेंट फॉर योर हेयर। ना आपको प्रोटीन देता है, ना आपको न्यूट्रिशन देता है, ना आपको आपके हेयर को फॉल होने से बचाता है, ना आपको हेयर के स्ट्रॉन्ग करता है। हेयर ऑयलिंग से क्या हेयरफॉल कम होता है? अभी को तो बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, मैं ये डाल दूंगा, मैं वो डाल दूंगा और आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी ऑयल से या किसी भी मेडिकेशन से आपके बाल नहीं उगा सकते। मेनली फीमेल की बॉल्डनेस हम देखें तो फ्रंट में ही रहती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट मेल जितनी नहीं होती है, बट उनकी आपके पार्टीशन में गैप दिखने चालू हो जाती है, उनके स्काल्प विजिबल हो जाता है। यंग एज में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपकी बॉडी वो हेयर रिजेक्ट करती है। बहुत सारे हस्बैंड आते हैं कि मेरी वाइफ के बाल ले लो, मेरे को लगा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई भी हस्बैंड फिर गंजा ही नहीं रहता। जो लोग गंजे होते हैं उनको पार्टनर ही नहीं मिलता, वो पार्टनर रिजेक्ट कर देता है कि मेरा हस्बैंड तो टकला नहीं होना चाहिए। ये मेल बूब्स क्या होता है? मैं बताऊंगा तो 30 to 40% ऑफ टुडेज जनरेशन हैविंग मेल बूब्स। सो ये ब्रेस्ट की प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज में नहीं, जेंट्स में भी होती है। दोनों में किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए होती है? क्या गंजेपन को रोकने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर मिथुन पंचाल के साथ। मैंने मेरी लाइफ में हेयर फॉल को रोकने के लिए कई सारे शैम्पू और ऑयल्स बदले, लेकिन क्या आपको पता है एक सिंपल इंजेक्शन से आपका हेयर फॉल रुक सकता है। प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी पे ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सेकेंड एपिसोड जैसे ही हमारा रिलीज होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए आज प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी को डॉक्टर मिथुन पंचाल के साथ हमारे इस रोलिंग आउट चैनल पर रोल आउट करते हैं। सो डॉक्टर मिथुन पंचाल, वेलकम टू अवर शो रोलिंग आउट। थैंक यू। डॉक्टर मिथुन, हेयरफॉल के 3 मेन कारण बताइए। एक हार्मोन, न्यूट्रिशनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक खराब शैम्पू एंड खराब मेडिसिन एंड हार्ड वाटर। इसको रोक कैसे सकते हैं? सो हार्मोन्स को रोक नहीं सकते, तो वी हैव सम मेडिसिन जिसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स कंट्रोल हो जाए, हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हो जाए, तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। हार्मोन्स का मतलब सिर्फ मेल या फीमेल हार्मोन नहीं है। आपके थायराइड है, डायबिटिक, इंसुलिन, ये सब थायराइड आ गए, ये सब चीज़ भी आ गई तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। न्यूट्रिशनल में आपका विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, B12 डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो गया, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया, हम उसको सप्लीमेंट करते हैं ताकि आपके रिप्लेसमेंट हो जाए और आपके हेयर फॉल रुक जाए। एक्सटर्नल फैक्टर में जो बताया वैसे आपका हार्ड वाटर हो गया, तो आपको हमेशा सॉफ्ट वाटर यूज़ करना चाहिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताऊँ तो TDS शुड बी लेस देन 260। उससे ज़्यादा TDS होगा तो आप पानी को यूज़ नहीं कर सकते फॉर हेयर वॉश, या फिर आप उसको सॉफ्टनर प्लान लगा लीजिए, या उसको बॉईल करके करिए, या फिर RO का पानी पीते हैं उससे आपका हेयर वॉश करिए। शैम्पू आपको बार बार नहीं करना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। शैम्पू का काम सिर्फ उसको धोना है, यानी इट इज़ डिटर्जेंट फॉर योर हेयर। ना आपको प्रोटीन देता है, ना आपको न्यूट्रिशन देता है, ना आपको आपके हेयर को फॉल होने से बचाता है, ना आपको हेयर के स्ट्रॉन्ग करता है। नॉर्मली हम शैम्पू लगाते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसमें सिर्फ जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें डाले भी होंगे तो वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होने वाले, तो वो गटर में ही जाने वाला है। तो फालतू का खर्चा करने का कोई मतलब है नहीं शैम्पू के ऊपर। दूसरा, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आप स्ट्रेस में हो, आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, आपका काम ऐसा है कि आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो भी आपको हेयर फॉल बढ़ सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन इज़ द की कि आप अच्छे से हेयर वॉश करते रहोगे तो आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। थर्ड इज़ आप जाके सैलून में जाके कुछ भी ट्रीटमेंट करा लेते हो, केराटिन हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, बार बार हेयर स्पा हो गया। आप जितनी भी हीट अपने सिर को लगाओगे आपके फॉलिकल लूज होते जाएंगे और वो जल्दी गिर जाएंगे, या आप अर्ली वाइटनेस है जो वाइट अर्ली ग्रेइंग वो भी आ जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। तो बहुत ही मिनिमल केयर लेनी है जिससे आप अपने हेयर को बचा सकते हैं। हेयर ऑयलिंग से क्या हेयर फॉल कम होता है? आपको हेयर ऑयल करना क्यों है? सिर्फ आपके रूट्स को हाइड्रेट करने के लिए, और उसके लिए आपको 1 या 2 घंटे सिर्फ कोकोनट ऑयल या सिर्फ कोई भी सिंपल ऑयल लगा लोगे चल जाएगा। कोई भी
अदर कंपनीज या अभी को तो बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, मैं ये डाल दूंगा, मैं वो डाल दूंगा और आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हेयर ऑयल डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप हेयर ऑयल डालोगे आपका स्काल्प ऑयली हो जाएगा। अब जब बाहर जाओगे आपकी धूल पॉल्यूटेंट सब मिक्स होकर वहाँ पे चिपक जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएगा, आपके हेयर फॉल बढ़ जाएंगे। क्या बाल हमको हॉट वाटर से धोने चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और हमेशा ल्यूकवार्म यूज़ करो। जितना भी मैंने बताया वैसे आप हीट अप्लाई करोगे अपने स्काल्प को, स्काल्प ड्राई हो जाएगा, स्काल्प बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ेगा, आपके रूट्स लूज हो जाएंगे और वो हेयर फॉल बढ़ा देगा। तो आपको हॉट शावर तो लेना ही नहीं। इवन शावर भी मैं मना करता हूँ, डायरेक्ट शावर नहीं लेना चाहिए। जितना प्रेशर कम होगा उतना अच्छा है आपके लिए। ल्यूकवार्म सॉफ्ट वाटर विदाउट प्रेशर, दैट इज़ द की फॉर हेयर वॉश। तो जिसको हेयर लॉस हो रहा है, क्या वो सब हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? हेयर फॉल एंड हेयर लॉस इज अ डिफरेंट थिंग। हेयर फॉल यानी आपने सडनली नोटिस किया कि आपके बाल पीलो पे ज़्यादा आ रहे हैं, बेडशीट पे ज़्यादा आ रहे हैं, या आप हेयर वॉश कर रहे तो बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, कंघी में बहुत सारे बाल आ गए, वो हेयर फॉल हो गया और उसको हम रोक सकते हैं। हेयर लॉस यानी कि आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया से 70% बाल चले गए, यानी लॉस हो गए, वहाँ पे बाल नहीं आ रहे वापस, दैट इज हेयर लॉस। और उसे हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। हम किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी ऑयल से या किसी भी मेडिकेशन से आपके बाल नहीं उगा सकते। हम आपके बाल के झड़ने को रोक सकते हैं या उनकी स्पीड को कम कर सकते हैं। बाल वापस उगाना है तो ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। मेल्स में तो ट्रेंडिंग है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, क्या फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाती है? मेनली फीमेल की बॉल्डनेस हम देखेंगे तो फ्रंट में ही रहती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट मेल जितनी नहीं होती है, बट उनकी आपने देखा पार्टीशन में गैप दिखने चालू हो जाते हैं, उनके स्काल्प विजिबल हो जाता है, तो उनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। नाउ इट इज़ वेरी कॉमन, फीमेल्स आल्सो ऑप्टिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट की लाइफ कितनी रहती है? हम ये क्लेम करते हैं जो बाल हम लगाते हैं वो कभी नहीं जाते। द रीज़न ये है कि आपने किसी भी गंजे को आदमी को देखा होगा जिसकी पूरा गंजा ओपन हो गया, बट उसके ये वाले बाल नहीं जाएंगे, 2 कान के बीच के वाले बाल, पीछे के बाल। साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसके ऊपर हार्मोन का या जेनेटिकली जो भी बाल्डनेस आने वाली है उसकी असर वो बालों पे नहीं होती, इसीलिए हम उससे सिलेक्ट करते हैं। दूसरा सोर्स है बियर्ड या चेस्ट, वो बाल भी आपके कभी नहीं जाते। तो हमारे लगा हुआ बाल कभी नहीं जाते। आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं, जैसे मैंने ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो जो बाल मैंने नहीं लगाए वो प्रोग्राम है आपके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अंदर कि वो जाने वाले, वो जा सकते हैं, बट हमारे लगा हुए बाल कभी नहीं जाते। इसीलिए आपने कुछ क्लिनिक के एडवर्टाइज में देखा होगा 25 साल की गारंटी। वो कोई जादूगर नहीं है, बस वो साइंटिफिक प्रूवन है कि वो बाल नहीं जाने वाले, तो आप लाइफ टाइम की वारंटी भी दे सकते हो कि वो नहीं जाएंगे बाल। किसको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए? मेरे पास बहुत सारे यंग इंडिविजुअल आ रहे हैं जिसका भी सिर्फ फ्रंट में सिर्फ हेडलाइन थोड़ी रिसीड हुई है बट पूरे बाल हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि आप मत कराओगे, कि अभी कराओगे फिर ये वाले बाल चले जाएंगे, तो वापस 3-4-5 साल में आप वापस वही गंजा पर लेके आ जाओगे और फिर आपके बॉडी हेयर मिलेंगे नहीं हमें, तो वापस जो रिजल्ट हम दे पाएंगे वो बाद में नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जिसको एलर्जिक स्काल्प कंडीशन हो, लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उनको जगह पे नहीं कराना चाहिए। या एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरियाटा, जो प्रोग्रेसिव हो, जिसे हम उंदरी बोलते हैं, कि आपको पहले छोटे हो फिर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, प्रोग्रेसिव हो, तो उस टाइम पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। आपको थरो उनका बायोप्सी करा के जानना चाहिए कि वो प्रोग्रेसिव स्टेज में है, क्या कंडीशन है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं। तो जिसको डायबिटीज़ है और जिसको कोई हार्ट कंडीशन है, उन लोगों में एडवाइजेबल है हेयर ट्रांसप्लांट? उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल यानी RBS लेवल कंट्रोल में हो तो या क्वाइट पॉसिबल है, हम करते हैं। प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ते हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है। सेम विद द हार्ट सर्जरी पेशेंट जिन्होंने स्टेंट डलवाया या कुछ ब्लड थिनर पे वो ऑलरेडी है, तो हम उनकी मेडिसिन स्टॉप करा के उनकी प्रॉपर इकोकार्डियोग्राम सब देख के हम करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी इन द सेंस ऑफ एनेस्थेशिया, क्योंकि हम लोकल एनेस्थेशिया ही देते हैं, हम उतने ही पार्ट को हम नम कर देते हैं, उतना रिस्की नहीं है। बट ये सब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम स्पेशलाइज ऐसे कंडीशंस को ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। मैंने ऐसा सुना है कि अगर बहुत ही यंग एज में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपकी बॉडी वो हेयर रिजेक्ट करती है। मिथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट फेल नहीं होता है, हम जो लगाते हैं वो बाल रह जाते हैं, बट आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो चले जाते हैं। इसलिए लगता है कि हमारा ट्रांसप्लांट फेल हो गया, हमने वहाँ बाल लगाए ही नहीं, वो जाने ही वाले थे। भगवान ने आपको प्रोग्रामिंग करके भेजा है कि आपको गंजापन आने वाला है। बहुत सारे हस्बैंड आते हैं कि मेरी वाइफ के बाल ले लो, मेरे को लगा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई भी हस्बैंड फिर गंजा ही नहीं रहता, सबकी वाइफ बोलती मेरे बाल इसको दे दे और उसको हैंडसम बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए?
आप जो नॉर्मली हेयर केयर करते हो, जैसे कि आपको सॉफ्ट वाटर यूज़ करना है, फ्रिक्वेंट शैम्पू करना है, हार्श शैम्पू यूज़ नहीं करना है, सैलून में जाके हार्श ट्रीटमेंट्स नहीं करानी, वही सब होता है। एडिशनली हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली 3 से 4 महीने में एक बार अपने सर्जन्स को विजिट करना चाहिए। पीआरपी या जीएफसी जो इंजेक्शन हम बोलते हैं वो आपको लगवाने चाहिए, जिससे आपके जो लगाए हुए बाल और जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उसको हम मेंटेन कर पाए या उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ा पाए। ये दो इंजेक्शंस क्या होता है? सो पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड जीएफसी इज ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। दोनों आपके ब्लड से बनते हैं। आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो उसमें प्लेटलेट रिच पुअर प्लाज्मा उसको हम एक्सट्रैक्ट करके आपके बाल में इंजेक्ट करते हैं। ये काम क्या करता है? आपको भी कुछ लगता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे येलो स्कैब बन जाता है, दैट इज पीआरपी। बॉडी उस जगह पे पीआरपी रिलीज करता है और उसको हील करने में काम करता है। तो हम इसे एक्सटर्नली देते हैं। तो आपके फॉलिकल बिगड़ गए हैं या डैमेज्ड हैं, आपका स्काल्प हाइजीन ठीक नहीं है, इसे ठीक कर देता है। तो आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, स्काल्प हाइजीन ठीक हो जाएगा और आपका हेयर का थिकनेस बढ़ जाएगा। और जिसको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है तो वो अपने हेयर फॉल को या हेयर लॉस को रोक कैसे सकता है? वही जैसे बताया मैंने आपको कि आपको फ्रिक्वेंटली इंटरवल पे अपने सर्जन्स को मिलना चाहिए, जो मेडिकेशंस हम दें उसको फॉलो करना चाहिए, और पीआरपी जीएफसी के इंटरवल पे फ्रिक्वेंटली इंटरवल पे लेना चाहिए। बट हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं, यानी कि ज़ीरो नहीं कर सकते। हम उसकी आपकी हेयर फॉल की स्पीड को कम कर सकते हैं। आपकी जो ग्रेडिंग ऑफ बाल्डनेस, आप सेकंड ग्रेड से 3, 4, 5 पे जो स्पीड में जाने वाले हो उस स्पीड को हम कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब लाइफ टाइम करने से आपके बाल नहीं झड़ेंगे। बाल की आपकी एक लाइफ होती है, वो जाने ही वाली है, तो आप गंजापन आने ही वाला है। बस हम उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, बस स्लो डाउन कर रहे हैं थोड़ा। हाँ। मैंने सुना है हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। रिस्क, एनेस्थेटिक रिस्क हम बोलते हैं, सब पेन होना, नमनेस रहना, समटाइम्स स्वेलिंग आ जाना, विच इज़ कंट्रोलेबल रिस्क, कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट आपने गलत आदमी को चुन लिया, किसी गलत डॉक्टर के पास चले गए और उसने कुछ अलग ही ड्रग देती, डोज ज़्यादा हो गया, तो किसी की जान भी जा सकती है। और ये हुआ है, हेयर ट्रांसप्लांट कहीं गलत जगह पे हो गया और तो डेथ भी हुई है, डेथ भी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो लोकल एनेस्थेसिया देना था वो कंटिन्यूसली देते गए और उनका जो सेफली डोज था वो सरपास हो गया अपनी बॉडी से। फिर उनको एरिथमिया डेवलप हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ और डेथ भी हो गई, किसी की आंख भी चली गई है। ये होता है। बट आपको हम हमेशा बोलते हैं कि आपको एक डिग्री देखनी चाहिए, कौन किसके पास जा रहे हो, आप उनको थरो रिसर्च करो, उनके बिफोर आफ्टर के केसेस देखो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि आपको वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। कुछ पैसे बचाने के लिए आप किसी गिमिक डॉक्टर के पास चले जाते हो और फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक लड़की थी, उसने अपना ब्रेस्ट रिडक्शन करवाया था। तो ब्रेस्ट रिडक्शन उसका बहुत ही सक्सेसफुल गया, जो कि फिजिकली उसके लिए बेनिफिशियल था। बट उसके जो निपल्स थे, उसका सेंसेशन हमेशा के लिए उसका परमानेंट लॉस हो गया। कुछ केसों में परमानेंट होता है, बट हम यूजुअली एडवाइस करते हैं जब सर्जरी करते हैं तो 3 से 6 महीने तक वो निप्पल का सेंसेशन लॉस होता है, बट वो रिगेन हो जाता है। कुछ वेरी रेयर केसेस में जो आपने सुना है वो ठीक सुना है कि निप्पल नेक्रोसिस होता है, यानी कि निप्पल का मर जाना या फिर निप्पल के सेंसेशंस चले जाना, जिससे आपके फिजिकल रिलेशनशिप में इरेक्शन नहीं आता है। पॉसिबल है, बट आप उनके सामने बेनिफिट्स देखिए। जैसे उनके ब्रेस्ट की साइज छोटी हो गई तो उनको जो क्रॉनिक नेक पेन, बैक पेन का इश्यू था, उनके क्लोथिंग ऑप्शंस चेंज हो गए, नाउ शी कैन फ्लॉन्ट, उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये भी बेनिफिट्स है। और ब्रेस्ट सर्जरी के बाद में मैंने ऐसा सुना है कि आपका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो स्पाइन का, बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम ब्रेस्ट सर्जरीज कराते हैं, यानी कि आपने ब्रेस्ट निकलवा दिया तो एक बाजू का ब्रेस्ट है और दूसरी बाजू का ब्रेस्ट नहीं है, तो आपका स्पाइन ट्राई टू एडजस्ट दैट इम्बैलेंस। उसकी वजह से आपको नेक पेन या बैक पेन क्रॉनिकली हो सकते हैं, यानी कि कुछ महीनों या सालों बाद। उसके लिए ऑप्शन इज़ वेरी नाइस कि आप नया ब्रेस्ट डलवा दो या इम्प्लांट डलवा दो, या फिर कोई ब्रेस्ट टिश्यू बनवा दे, किसी बॉडी का कोई और पार्ट लेके हम ब्रेस्ट को बना दें, तो एटलीस्ट उनका बैलेंस ठीक हो जाएगा। तो स्पाइन का जो इम्बैलेंस, जो स्पाइन करेक्शन प्रोसीजर है वो रुक जाएगी, तो उनको बैक पेन या नेक पेन नहीं होगा। सेम विद द बिगर ब्रेस्ट, कि आपके ब्रेस्ट ज़्यादा हो गया तो स्पाइन हमेशा उसको, वो फीमेल लीन होके चलेगी आगे, क्योंकि वो वेट कैरी नहीं कर सकते, राइट, है ना। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं जिसको बहुत क्रॉनिक नेक पेन, बैक पेन है, उनको ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करते हैं लोग? इमीडिएटली भी कर सकते हैं,
कुछ सालों बाद भी कर सकते हैं। कुछ सालों बाद यानी कि आपको कीमोथेरेपी चलनी है या आपके वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम है तो बाद में भी करते हैं। रिसेंट ट्रेंड ऐसा है कि हम साथ में ही करा लेते हैं जिससे उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही ना हो कि हमारा ब्रेस्ट नहीं, जब ओटी से बाहर निकले, ऑपरेशन से बाहर निकले तो उनको दोनों ब्रेस्ट दिखे, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही नहीं आता है कि मेरा एक ब्रेस्ट चला गया। ओके, और इसका लाइफ स्पैन क्या होता है एक इम्प्लांट का? वैसे तो कंपनीज क्लेम करती हैं 15 से 20 साल तक, लेकिन आई हैव मैनी फीमेल विच इज़ वो 30, 25, 35 साल तक वो ब्रेस्ट को बहुत सेफली कैरी कर जाती। तो ऐसा कोई रिटर्न लाइफ स्पैन नहीं है कि हर 10, 12 साल में आपको बदलना ही है। ब्रेस्ट इम्प्लांट बदलना ज़रूरी है, ऐसा है ही नहीं। और जो पहले कहते थे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया और वो अंदर ही, ब्रेस्ट के अंदर ही फट गया, तो आज भी ऐसे केसेस आते हैं? तो इम्प्लांट है ना, वो फटता नहीं है। इट इज़ लाइक एप्पल, आप एप्पल को काटते हो तो कैसे उसके अंदर कोई लिक्विड बाहर नहीं स्पिल होता है, वो इट इज़ लाइक जेल, वो जेल होता है कोई सी जेल, तो वहीं पे रुक जाएगा, वो स्पिल नहीं होगा। तो ऐसे वो मिथ है कि सिलिकॉन लीक होकर फैल जाता है, वैसा होता नहीं, वो कटता है। इन केस कट जाता है तो उसकी जेल बाहर स्प्रेड होती ही नहीं, वो कैप्सूल में ही वही इंटीग्रेट हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये था डॉक्टर कि जो हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाता है, क्या उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल होता है? हम ब्रेस्ट इम्प्लांट 2 जगह पे डालते हैं। यहाँ एक होता है आपके ब्रेस्ट ग्लैंड के नीचे, स्किन, ब्रेस्ट ग्लैंड और उसके नीचे मसल के ऊपर, और दूसरा होता है मसल के नीचे। सो हम ग्लैंड को टच ही नहीं कर रहे, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ क्वाइट पॉसिबल, उससे कोई हैम्पर नहीं होता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट डालने से ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है। एक फीमेल की ब्रेस्ट साइज क्या एक्सपेक्टेड होती है? ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। उनके पार्टनर की चॉइस अलग होती है, उनकी चॉइस अलग होती है, बट देर आर सम साइंटिफिक क्राइटेरिया भी है। जैसे आपका बॉडी फ्रेम छोटा है तो आपको बड़े ब्रेस्ट नहीं अच्छे लगेंगे, वो ख़राब दिखेगा, इवन आपका स्पाइन प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका बॉडी फ्रेम बड़ा है तो हम छोटे ब्रेस्ट नहीं डाल सकते हैं। दूसरा, आपका स्किन का एनवेलप, यानी कि आपकी स्किन थिकनेस कितनी, हम कितना बड़ा इम्प्लांट उसमें डाल सकते हैं। आप अपने उनके पार्टनर की सुनोगे तो उनको तो हमेशा बड़ा ही चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी ओवरऑल बॉडी फ्रॉम देखना पड़ेगा। आपका बट्स अच्छे नहीं है और ब्रेस्ट बड़े हो गए तो आपका डायरेक्टली ध्यान सबका ब्रेस्ट पे ही जाएगा और वो डिफॉर्म लगेगा, अच्छा दिखेगा भी नहीं। तो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, वी हैव अ सॉफ्टवेयर, वी हैव साइजर्स, हम सब कुछ साथ में लेके चलते हैं और उनको बताते हैं कि ये साइज की रेंज है जो आपको फिट बैठेगी और इसमें आपको सेफली हम कर पाएंगे। कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होती है। मेरे प्रैक्टिस में मैक्सिमम मेल की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। वो इंस्टाग्राम, हाँ, वो पार्टनर लेके आता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि सर मेरे को ऐसे ब्रेस्ट चाहिए मेरी वाइफ, और मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ ये जो कराए हैं उन्होंने 2-3 स्टेज में जाके इतने बड़े ब्रेस्ट करवाए हैं, तब जाके ये होता है। आपकी पार्टनर पे ये सूट नहीं होगा या इतनी ही साइज अच्छी लगेगी, वो डिफ़िकल्ट है उनको एक्सप्लेन करना कि ये उनका एक्चुअली प्रोफेशन है और हम अपने लिए करा रहे हैं। ये मेल बूब्स क्या होता है? मेल बूब्स इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू लाइक फीमेल इन मेल, इसे हम गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। मैं बताऊंगा तो 30 to 40% ऑफ टुडेज जनरेशन हैविंग मेल बूब्स। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, फ्रॉम हार्मोन से लेके आपकी फूड हैबिट से लेके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और इसे ट्रीट करने का तरीका सिर्फ सर्जरी। क्या करते हैं इसमें? देयर आर डिफरेंट टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी टू रिमूव दिस ग्लैंड, लाइक लाइपोसक्शन से निकालते हैं, हम उसको डायरेक्टली एक्सरसाइज करके भी निकाल सकते हैं। तो हम बेसिकली सर्जिकली एक्सिजन इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर गायनेकोमेस्टिया। लेकिन मेल बूब्स की वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मेल बूब्स की वजह से एक तो आप बुली होते हो, जो भी लड़कों में गायनेकोमेस्टिया होता है उनको मेल ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाती है, तो वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस होता है। वो सोशल गैदरिंग में नहीं जाएगा, वो स्विमिंग पूल में अपनी चेस्ट ओपन नहीं करेगा क्योंकि उसको ब्रेस्ट डेवलप हो गया है। उनके मेल फ्रेंड्स हैं उसको बुली करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही गिर जाता है, एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे, तो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस ही लो होता जाएगा। तो ये सब फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस हैं जो गायनेकोमेस्टिया आपकी बॉडी को हैम्पर करती है। तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद में जेंट्स में फिजिकल चेंजेस क्या आता है? उनको मेल लाइक चेस्ट मिल गई, उनका पोस्चर ठीक हो जाता है। जो भी बंदे को गायनेकोमेस्टिया हो तो हमेशा लीन फॉरवर्ड चलता है, क्योंकि उसको दिखाना नहीं होता है कि मुझे चेस्ट में स्वेलिंग है। वो टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकता, लूज कपड़े पहनता है। तो ये सब फायदा होता है। फिर वो स्विमिंग ज्वाइन कर लेता है, जिम ज्वाइन कर लेता है, उसको एक अच्छी सी बॉडी मिल जाती है। तो फिजिकल बेनिफिट्स तो है, साथ में उसको मेंटल कंडीशन भी उसके ठीक होगी, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, ही प्रेजेंट हिमसेल्फ अ वेरी नाइसली इन सोसाइटी।
सो ये ब्रेस्ट की प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज में नहीं, जेंट्स में भी होती है। दोनों में किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, मैंने ऐसा सुना है कि ये बहुत ही एंशियंट टेक्निक है, ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है। हम देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी का बर्थ ही इंडिया में हुआ है। ओके। हमने सुना है कि पहला हेड ट्रांसप्लांट यानी कि सिर का ट्रांसप्लांट भगवान शिव जी ने किया था उनके बेटे गणेश पे। ये ना माने तो भी हमारे महर्षि थे सुश्रुता, जिन्होंने बहुत सारे टेक्निक प्लास्टिक सर्जरी की अपनी बुक शिशु संहिता में लिखी है। ओके। वो डॉक्यूमेंटेड है। उसके बाद भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे यहीं पे मैगजीन में कवर हुई है। जब टीपू सुल्तान अपने कैदियों की नाक काट दिया करता था तो कुमार नाम के सर्जन वो नाक को बनाते थे। इवन गुजरात में भी ये था कि डाकू अपने लुटेरों की नाक काटते थे और त्रिभुवन दास करके एक कंपाउंडर था, वो उनकी नाक बनाता था। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो एक्चुअली वर्ल्ड को प्लास्टिक सर्जरी हमारी देन है। लोग प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाता है? प्लास्टिक सर्जरी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, एक्सीडेंट्स में वगैरह, मशीन इंजरीज हो जाती है, Right. एक्सीडेंट में हो जाता है तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और दूसरा पार्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें हम सुंदरता को निखारते हैं। यानी कि आपका नाक थोड़ा टेढ़ा है तो हम उसको सीधा कर सकते हैं। आपको लगता है आपकी नाक बड़ी है, आपकी ब्रेस्ट की साइज छोटी है, आपको कहीं पे फैट ज़्यादा है, हम उसको निकाल सकते हैं। तो हम ओवरऑल कंटूर भी दे सकते हैं, जिससे आपकी सुंदरता में बढ़ावा आता है। रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम जैसे अपना प्लेटफॉर्म है तो लोग बहुत ओपन हो रहे हैं, सबको अच्छा दिखना है, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोगों से। इवन सेलिब्रिटीज आर ओपन अबाउट देयर कॉस्मेटिक सर्जरीज। इवन कोविड के बाद सबको अपनी फिजिकल ब्यूटीफुल दिखना है, सबको अच्छा ही रखना है, अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना। तो ये सब में अभी बहुत सारा कॉस्मेटिक सर्जरी का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। सो यू मीन टू से कि प्लास्टिक सर्जरी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है? साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी नाक टेढ़ी है तो आपको कॉन्फिडेंस ही बहुत कम होगा, आपको हमेशा लगेगा कि आप कौन सी तरह की मैं अच्छी नहीं दिख रही। कुछ लोगों में ब्रेस्ट की साइज़ बहुत बड़ी होती है तो वो बहुत ही सोशली एम्बेरस होते हैं। कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहन पाते, जो उनकी चॉइस के कपड़े वो नहीं पहन पाते। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज लाइक उनको एक्सरसाइज करनी है, मॉडलिंग करना है, तो वो सब में वो नहीं जा पाते। किसी के ब्रेस्ट छोटे हैं तो भी सेम इशू है, उनको क्लोथिंग ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। ये सब में भी वो बढ़ावा करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेयर ट्रांसप्लांट का। जो लोग गंजे होते हैं उनको पार्टनर ही नहीं मिलते, ओ पार्टनर रिजेक्ट कर देता है कि मेरा हस्बैंड तो टकला नहीं होना चाहिए। हाँ, बट या फिर किसी की प्रोफाइल ही जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि उनको क्लाइंट को मिलना है तो उनको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है। दिखना चाहिए। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे दिन में 10 से 15 लोगों को मिलना होता है। जब मेरा ही आउटलुक अच्छा नहीं होगा तो आई कैन नॉट मीट पीपल विद कॉन्फिडेंस। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट इस तरह से भी होता है। एक्सीडेंट के बाद में जो ट्रॉमा केसेस होता है, हाउ प्लास्टिक सर्जरी इज बेनिफिशियल फॉर देम? प्लास्टिक सर्जरी वैसे मैंने पहले बता दिया कि रिकंस्ट्रक्शन यानी फंक्शनल रिस्टोरेशन भी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मशीन्स में आपका हाथ कट गया तो हम हाथ जोड़ सकते हैं। मशीन में इंजरी की वजह से आपके टेंडेंस कट गए, नर्व्स कट गए तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। आपका जो हाथ काम ही नहीं करने वाला था हम उसको वापस रिफंक्शनल कर सकते हैं। सेम विद द फेस, कि आपका फेस पूरा फट गया है तो एक तो हम ट्राई करते हैं कि आपको एज नेचुरल एज पॉसिबल हम वही वापस सूचर कर दें। प्लास्टिक सर्जरी के सूचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो स्कार आते हैं बट वो बहुत मिनिमल आते हैं। दूसरा फंक्शनल, आपके सब फ्रैक्चर भी टूट गए हैं, सब जगह हड्डी टूट गई, उसको जोड़ सकते हैं। तो आफ्टर ट्रॉमा प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही बड़ा रोल है टू रिस्टोर देयर नॉर्मल लाइफ। क्योंकि कहीं पे भी जाके आपने स्टिच करा लिए फिर हमेशा स्कार गंदा रहेगा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपका कुछ काम नहीं कर रहा तो फिर आप हैंडीकैप हो गए। तो प्लास्टिक सर्जरी कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे में ये कहा जाता है कि हम फिनिशर्स हैं। कोई भी केस आता है ऑर्थोपेडिक हो, न्यूरो सर्जन, अपना काम फिनिश करने के बाद हमको बुलाते हैं कि सर अभी आपको रिस्टोर करना है, ये बंदे को वापस लाइफ में भेजना है, तो दिस इज योर वर्क, सो वी आर फिनिशर्स। इससे साइकोलॉजिकल कोई फर्क आता है लाइफ में? डेफिनेटली। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको कुछ लग जाए, आपको पहला चिंता क्या होगा कि मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो हम वही उनको वापस दे रहे हैं कि आप काम कर पाओगे, अब वही अर्निंग आपका चालू रहेगा।